राइट, गुड 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 सुहेल, अच्छी डेफिनेशन है। एनीवन एल्स? सर जब स्टार्टिंग माइंड होता है ना, कोई भी जो हम मार्केट से किसी एंड कंज्यूमर से जो हम कोई भी चीज सोचते हैं या मार्केटिंग करते हैं, हम्म। उसको डिजाइन से लेकर और एंड यूजर तक जो उसी कंज्यूमर के पास जाती है, जितना भी प्रोसेस होता है उसमें प्रिक्यूमेंट से प्रिक्यूमेंट परचेसिंग, ऑपरेशंस, डिलीवरी, वेयर हाउसेस, ये ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह, लॉजिस्टिक, ये सब कुछ इसी सप्लाई चेन में आता है सर। वेरी गुड सुभाष, आपने तो बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजीज भी सप्लाई चेन की यूज की है। वेरी गुड। एंड यू नो यू विल बी मार्क्ड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, राइट? जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आई हैव दिस, इसके अंदर आपको मार्क किया जाता है। अच्छा, और कोई? एनीवन एल्स? फवातीन क्यों चुप बैठी हुई है, क्या वजह है भाई, कोई नाराजगी है क्या? नहीं सर, एक्चुअली आइडिया नहीं है बिल्कुल इसका। अच्छा, आइडिया नहीं। और हलीमा, तुम तो सप्लाई चेन की कंपनी में काम करती हो, नहीं तुम तो आईटी की कंपनी में काम करती हो। हम्म। सर टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, तो तुम्हें तो सप्लाई चेन का पता होना चाहिए भाई। सर हाँ, बस इतना ही आइडिया है कि प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है वो दैट सप्लाई इज चेन सप्लाई कहलाती है, चेन। जिसमें वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। सारी चीजें, जी। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और क्या सोच ऑपरेशन, सकती हैं? ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, वेरी गुड। और इन्वेंट्री, वर्क इन इन्वेंट्री, प्रोसेस इन्वेंट्री, यस सही है। ये सारी चीजें सारी चीजें। सप्लाई चेन में आती हैं, दैट्स राइट। तो वो ये चूंकि अपना पुरुषा, तुम्हारा चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए जी थोड़ा सा सर, तुम्हें। मेरा भी इस फील्ड से एक्सपीरियंस नहीं है तो आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, मगर ये है कि अब आप जो है ना वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकती, अब आप एक्सपीरियंस पैदा करें। जी सर, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, ठीक है ना? और आप सीखें, और सीख करके कुछ ऐसा करें कि हम लोग जब मर चुके होंगे तो कब्र में हमें सुकून हासिल हो, कि देखो भाई हमारी वजह से जो है। नहीं सर, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में भी आपकी गाइडेंस रही तो अच्छा, जिंदगी, जरूर हमारी सर। जिंदगी में ही कुछ होगी, तो और अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो, ये तो और अच्छी बात इंशाल्लाह सर, है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो वेट कर रहे हैं कि आप कुछ जी सर, जरूर। जैसे आप अभी अपनी बाकी स्टूडेंट्स की डिस्कशन कर रहे थे, चलो, इंशाल्लाह अच्छा मेरी भी ना आप ये करेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, कोएल, लैंगले, नोवैक एंड गिब्सन, ये नजर आ रहा है? हेलो, नो सर, ये मेरा आप लोग नेट नजर आ खराब रहा हो है? गया। ये स्लाइड नजर आ रही है आप लोग? जी सर। जी सर। जी यस सर, यू शो बॉस। कैन सी दिस स्लाइड, राइट? ओके, तो ये है आपकी किताब, और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, और मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है? और ये आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पहले इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, और सप्लाई चेन समझते थे कि एक नेसेसरी काम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना ज़रूरी है, इसलिए करते थे। और उसका जो पोर्शन आउटसोर्स करने में आसानी होती थी तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आउटसोर्स कर देती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइजेशन हुई कि भाई सप्लाई चेन तो कोर एक्टिविटी है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपना 80-90% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ पे स्पेंडिंग कर रही है। तो उसको आप उसके अंदर एफिशिएंसी लाएंगे तो यू विल बी मोर कॉम्पिटिटिव, और उससे आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी इन्हांस होगी, प्रोडक्शन भी बेहतर होगी। तो फिर सप्लाई चेन की तरफ तवज्जो देना शुरू किया। अगर आप इराज के लिहाज से देखें ना कि किस तरह से डिफरेंट इराज आए हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो 17वीं सेंचुरी में आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो सबसे पहला एरा था जिसमें इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, इंडस्ट्रीज इंस्टॉल हुई हैं, दैट वाज इंजीनियरिंग एरा। क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने डिज़ाइन की थी, इन्वेंट की थी। तो टेक्सटाइल मिल और दूसरे मिल्स जो लगने शुरू हुए, ये सब इंजीनियर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की कोर एक्टिविटी हुआ करती थी।
इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी इंजीनियर्स होते थे। फिर जब इंजीनियरिंग स्टैंडर्डाइज हो गई और रिलायबल हो गई, उसके प्रोसेसेस, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डेवलप हो गई, तो फिर उसके बाद और ज़्यादा फैक्ट्रीज आ गई, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग एरा में इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं थी, तो जितनी भी आप प्रोडक्शन करते थे वो सब सेल हो जाती थी, तो आपको सेलिंग के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और उस ज़माने में फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव में सिर्फ फोर्ड होता था, तो फोर्ड ब्लैक कलर की कार बनाता था। फोर्ड ब्लैक कलर की कार क्यों बनाता था? इसलिए कि ब्लैक कलर जल्दी सूखता है, और इस वजह से वो जल्दी कार प्रोसेस कर देते थे। तो इसलिए जो है वो उस ज़माने में कस्टमर्स को क्या चाहिए उसके बारे में कोई ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं थी, जो प्रोडक्शन करते थे वो बिक जाता था। बल्कि ये जो वेस्पा है, वेस्पा आपने नाम सुना होगा, तो ये वेस्पा बाप ऑर्डर करता था तो उसके बेटे को मिलता था, इतना टाइम लैग होता था। फोर्ड भी आप ऑर्डर करें तो 4 साल 5 साल बाद आपको फोर्ड कार मिलती है, ये सिचुएशन थी। उसके बाद फिर जब उनके कॉम्पिटिटर्स आ गए, जैसे आप देखें कि फोर्ड का कॉम्पिटिटर आ गया जनरल मोटर्स, फिर क्राइसलर आ गया, फिर जापानीज कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो फिर दुनिया में बहुत सारी तरह की कारें मिलनी शुरू हो गई, तो फिर सेल्स का एरा आया। सेल्स वाज द कोर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रही थी, बट द चैलेंज वाज कि उसको आप कस्टमर्स तक पहुंचाएं। उसके लिए सेल्स के लोग आए, तो वो सेल्स का एरा था। सेल्स वाज सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेल्स के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीनेशनल बन गए। मल्टीनेशनल बनने का मतलब ये हुआ कि और दूसरी कंट्रीज में भी उन्होंने प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगा दी। तो उस ज़माने में चूँकि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती थी गवर्नमेंट की, तो और फिर बहुत सारी करेंसीज़ में उनको डील करना पड़ता था। जैसे कोई कंपनी अगर अमेरिका में है और यूके में है और इंडिया में है, तो आप समझें कि वो डॉलर में भी डील कर रहे हैं, पाउंड में भी डील कर रहे हैं, रुपीज़ में भी डील कर रहे हैं। फिर एक्सचेंज रेट का कंट्रोल्ड रेजिम था, गवर्नमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, तो उसको मैनेज करना, उन लॉस के साथ डील करना। तो वो एरा आया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का कोर एक्टिविटी हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन की कोर एक्टिविटीज़ की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चीफ एग्जीक्यूटिव बनना शुरू। फिर अकाउंटेंसी भी स्टैंडर्डाइज हो गई, ऐसे स्टैंडर्डाइज हो गई कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट अलग बन गए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट अलग बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग बन गए, फाइनेंशियल एनालिस्ट अलग बन गए। तो आपको हर तरह के फाइनेंस और अकाउंट्स के लोग मिलने शुरू हो गए। तो इस वजह से फिर वो कोर एक्टिविटी नहीं रही, अभी भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, बट दैट इज़ नॉट द कोर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद मार्केटिंग का एरा आया। क्यों? क्योंकि उसके बाद बनाए जैसे हम चाहते हैं, तो फिर आपको कस्टमर की नीड्स को समझना पड़ा, उनकी वांट्स को समझना पड़ा, और फिर समझ करके उसको प्रोडक्ट में ट्रांसलेट करना पड़ा। ये जब आपने किया कि उनकी नीड्स और वांट्स को समझ करके प्रोडक्ट में ट्रांसलेट किया, तो मार्केटिंग का एरा आया। और मार्केटिंग का एरा काफ़ी अर्से तक रहा, और मार्केटिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस वो प्रोडक्ट्स बनाती थी जिनके कस्टमर्स की ज़रूरत थी। कुछ कस्टमर्स की ज़रूरत ऑब्वियस थी, तो उनके ऊपर, उसके बेस के ऊपर वो प्रोडक्ट्स बनाना वाज मच ईजियर। कुछ उनकी ऐसी नीड्स थी जो कवर्ड थी, छुपी हुई थी, लोगों को ज़्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं था। मार्केटियर्स ने रिसर्च करके उन नीड्स को भी एनालाइज किया और वो प्रोडक्ट्स भी लेकर के आए। जैसे मिसाल के तौर पर मिनरल वाटर लेकर के आए, बॉटल्ड वाटर लेकर के आए। तो किसी ने, कस्टमर ने मुतालबा नहीं किया कि भाई हमें मिनरल वाटर ला करके दो, बल्कि रिसर्च ने ये बताया कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वो बॉइल्ड वाटर पीते हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि ये जो टैप वाटर है इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ रिस्की, और इस चीज़ को, फियर फैक्टर को उन्होंने प्रमोट किया। एज ए रिजल्ट लोगों ने फिर मिनरल वाटर पीना शुरू किया। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जिनकी आपको शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मार्केटियर्स ने आपका फियर फैक्टर इंट्रोड्यूस करके, फियर फैक्टर की बेस के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स को आपके मार्केट में लेकर के आए। फिर कन्वीनियंस फैक्टर भी लेकर के आए, कन्वीनियंस चाहिए कस्टमर को, तो कन्वीनियंस फैक्टर लेकर के आए। बहुत सारे रेडीमेड फूड, सेमी कुक फूड, होम डिलीवरी, ये सारी चीज़ें।
अच्छा, उसके बाद जब ये कंपनीज इंटरनेशनलाइजेशन हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गई, कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करने लग गई, जैसे मैकडोनल्ड है, जनरल इलेक्ट्रिक है और टोयोटा है, इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं, टाटा है इंडिया का, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करते हैं और ये कस्टमर्स को सर्व करते हैं। अच्छा, कस्टमर को जब आप सर्व करते हैं तो यू आर नॉट द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि कस्टमर को सर्व करता है, बल्कि आपको भी कुछ लोग सर्व करते हैं, आप आगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हैं, तब कहीं जाकर के कस्टमर को सर्विस मिलती है या कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है, तो या प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कार मैन्युफैक्चर करते हैं, अब कार मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको उसके लिए कंपोनेंट्स चाहिए, वो आपके सप्लायर्स देते हैं, और सप्लायर्स को वो कंपोनेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो उनके सप्लायर देते हैं। तो जो ये कार एंड यूजर तक पहुंच रही है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, असेंबलिंग जो कर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरर बेसिकली क्या करता है, डिजाइनिंग करता है, असेंबलिंग करता है और मार्केटिंग करता है। ये 3 फंक्शन है कार कंपनीज के। कार को डिजाइन करते हैं, उसे असेंबल करते हैं, कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, जोड़ करके एक कार बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसे मार्केट करते हैं। तो इसके लिए उनको सप्लायर्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत होती है। रीज़न इज़ कि किसी भी मार्केट के अंदर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। भाई आप अमेरिकन मार्केट को छोड़ दें, अदरवाइज पाकिस्तानी मार्केट में आप देख लीजिए तो कार के तो 3-4 मैन्युफैक्चरर्स ही हैं। तो इसलिए कोई भी वेंडर अगर इस इंडस्ट्री में आता है, यानी वेंडर का मतलब होता है जो इस इंडस्ट्री को प्रोडक्ट सप्लाई करता है, उसको हम सप्लायर या वेंडर बोलते हैं। उसको उसके पास 3-4 ही कस्टमर्स हैं, तो अगर वो 3-4 कस्टमर्स उसको सस्टेन्ड वे में बिजनेस नहीं देंगे, सस्टेन्ड वे का मतलब ये है कंटिन्यूटी के साथ उनके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो वेंडर क्यों इन्वेस्ट करेगा बम्पर बनाने में या टायर बनाने में या इस तरह के और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में। तो इसलिए ऑटोमोटिव वालों को उनका टेक केयर करना पड़ता है, उनको मैनेज करना पड़ता है, उनको क्वालिटी को अपग्रेड करते हैं, उनके स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, उनकी मशीनरी को अपग्रेड करते हैं, उनके आईटी सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। और जो मैन्युफैक्चर असेंबलर है, ऑटोमोटिव असेंबलर है, वो बहुत क्लोजली काम करता है अपने सप्लायर के साथ और उनके सप्लायर के साथ भी, क्योंकि अगर उनका सप्लायर उनको रॉ मटेरियल की क्वालिटी ठीक नहीं देगा तो ये कंपोनेंट ठीक नहीं बनाएंगे, और जब वो कंपोनेंट ठीक नहीं बनाएंगे तो ये असेंबलिंग ठीक नहीं होगी और वो डिफेक्टिव गाड़ी मार्केट में चली जाएगी और चली जाती हैं। टोयोटा के साथ हो चुका है, फोर्ड के साथ हो चुका है। टोयोटा के साथ ये था कि उसके ब्रेक सिस्टम में मसला था, तो उन्होंने वो गाड़ियाँ रिकॉल करके ब्रेक सिस्टम ठीक किया। फोर्ड की गाड़ी में फ्यूल टैंक का मसला था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका उन्हें सूरत में उन्हें पैसे पे करने पड़े, फिर उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रिकॉल करके उस डिफेक्ट को दूर किया। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर पर स्पेंड करना पड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। देयरफॉर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने वेंडर्स को और वेंडर के वेंडर्स को टेक केयर करें। और फिर उसके बाद गाड़ी बनाने के बाद टोयोटा या फोर्ड या इस तरह की कंपनीज जो हैं, ये गाड़ियाँ खुद नहीं बेचते, बल्कि आगे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या डीलर कहते हैं इनको। आप शोरूम्स देखे होंगे आपने, टोयोटा के शोरूम्स देखे होंगे, शारा फैसल पे है, होंडा का शोरूम देखा होगा आपने, इस तरह सुजुकी के शोरूम्स हैं। तो इन शोरूम्स पे जाकर के हमारे तरह के कस्टमर्स जाके गाड़ी देखते हैं, वो ड्राइव भी करके दिखा देते हैं और उसके बाद जो गाड़ी समझ में आती है वो खरीद लेते हैं। तो आपके मैन्युफैक्चरर के आगे भी एक कंपनी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर, और दूसरे प्रोडक्ट्स के केसेस में डिस्ट्रीब्यूटर के आगे रिटेलर होता है। जैसे हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स रिटेल से जाके खरीदते हैं, इम्तियाज से जाकर के खरीदते हैं, नाहिद से जाकर के खरीदते हैं, आवाज़ से जाके खरीदते हैं, ये सब रिटेलर्स हैं। तो आपको सर्व करने के लिए एक प्रोडक्ट, ये पूरी चेन है, इसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है, आप सोप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। अब ये सोप बनाने के लिए फ्रेगरेंस, एक इंडियन कंपनी है जो कि उसका फ्रेगरेंस बनाती है। इसके लिए जो फैट चाहिए वो आप मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सल्फोनिक एसिड उनको सप्लायर प्रोवाइड करता है। ये कंपोनेंट्स मिला करके ये यहाँ पे आपको सोप बनाता है यूनिलीवर रहीम यार खान में। और फिर उसके बाद उसका रैपर होता है, फिर वो रैप करके
वो उसको डब्बों में पैक करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास लाके स्टोर करते हैं, फिर ये रिटेलर्स को देते हैं, होम प्लस, इम्तियाज या दूसरे जितने भी हैं उनको रिटेलर को देते हैं, वहाँ से आप ये प्रोडक्ट पिक करते हैं। तो ये चेन कहीं से भी ब्रेक हो जाए तो आपको फिर प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे अभी इस वक्त रिसेंटली एक इशू आया कि जब ये कोविड का थोड़ा सा सबसाइड हुआ तो दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स सप्लाई होने लगी, बैक ऑर्डर्स को सप्लाई करना शुरू किया कि अमेरिका में आपको पोर्ट पे जगह नहीं मिल रही थी, और 100 से ज़्यादा शिप्स जो है वो कैलिफोर्निया के पोर्ट के बाहर वेट कर रहे थे कि उनकी बारी आए, और उनकी जहाज जो है शिप्स जो पैसे ले रहे थे वो 400% ज़्यादा ले रहे थे नॉर्मल प्राइस से, और उसके बावजूद भी कंटेनर्स अवेलेबल नहीं थे। और ये जो हमारे टेक्सटाइल हैं उनको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में कस्टमर की नीड को मीट करने के लिए अगर बाई सी आपके पास ऑप्शन नहीं है, देन यू हैव टू सेंड द प्रोडक्ट्स बाय एयर, बट बाय एयर इज एक्सपेंसिव। तो ये सारी जो डायनामिक्स हैं ये सप्लाई चेन है, और अब जो एरा है वो मार्केटिंग से भी हट करके अब सप्लाई चेन पे आ गया, और सप्लाई चेन ही आपकी जो है वो सक्सेस का रीज़न है, क्योंकि सप्लाई चेन एफिशिएंसी जिसकी अच्छी होगी दैट कंपनी विल बी सक्सेसफुल। जैसे अमेरिका में आप एग्जांपल देखें तो वॉलमार्ट वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ इम्तियाज़ है वैसे वहाँ पे वॉलमार्ट है। इम्तियाज़ इतने बड़े नहीं है, वॉलमार्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, एंड ऑलमोस्ट एनी प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन वॉलमार्ट। लोग अपनी मंथली ग्रॉसरी वहाँ से करते हैं, और वॉलमार्ट उसके लिए पूरी दुनिया से खरीदता है प्रोडक्ट्स, और ख़रीद करके बांग्लादेश से ख़रीदता है, पाकिस्तान से ख़रीदता है, वियतनाम से ख़रीदता है, थाईलैंड से ख़रीदता है, इंडिया से ख़रीदता है, नेम ए कंपनी और वहाँ अन्य कंट्री, और वहाँ से वो ख़रीदते हैं प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट्स ला करके फिर अमेरिका में लोएस्ट कॉस्ट पे सेल करते हैं। जब लोएस्ट कॉस्ट पे सेल करते हैं तो दैट्स वाई वॉलमार्ट इज़ वेरी सक्सेसफुल। वॉलमार्ट का रेवेन्यू $500 बिलियन से ज़्यादा है पर एनम, और पाकिस्तान का जीडीपी है $300 बिलियन। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वॉलमार्ट कितना ह्यूज है। तो इसके लिए वो पूरी दुनिया से उन्होंने सप्लाई चेन का नेटवर्क बनाया, और जब कोविड हुआ था तो आपको पता है कि प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ पे टिश्यू पेपर्स नहीं मिल रहे थे और दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अमेरिका में ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर ही नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें ये पूरी दुनिया से सप्लाई चेन के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है अमेरिकन को। तो ये सप्लाई चेन आजकल क्रिटिकल है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। यूनिलीवर और पीएनजी के दरमियान जो मुकाबला है ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के काबिज है, अब मार्केटिंग का नहीं है। सबको पता है कि यूनिलीवर का प्रोडक्ट्स क्या है, यूनिलीवर सर्फ बेचता है और पीएनजी एरियल बेचता है, यूनिलीवर सनसिल्क बेचता है और पीएनजी जो है हेड एंड शोल्डर बेचता है, पेंटीन बेचता है। ये चीज़ें अब दुनिया को मालूम है। अब दुनिया ये देखती है कि बोथ कंपनीज आर क्वालिटी कंपनीज, अब कौन अच्छा प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे हमें सेल कर रहा है। इस वजह से उनको सप्लाई चेन में एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत पेश आ गई, और उस एफिशिएंसी की वजह से आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेस्ट प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल हो। तो ये सप्लाई चेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है। कोई क्वेश्चन है? ये सब गायब कहाँ हो रहे हैं भाई, ये क्या मसला है? इज द लेक्चर टू बोरिंग? कहाँ है भाई? सुमैर शेख है, हलीम सादी है, जुहैर रजा, और कौन रह गया? और कौन गायब हो गया? वो गायब हो गया। 4 आदमी है टोटल। इकबाल आशमी 2 दफा क्यों है? तो बहरहाल ये सिर्फ 3 आदमी है। ये कोई आया और कौन है? जुहैर रजा। क्या वजह है भाई? ये क्लास में लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे भाई? ये सप्लाई चेन नहीं बहुत सर, इम्पोर्टेंट सब सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। और ये आपको कहानी से समझना चाहिए कि ये जो एरा है ये सप्लाई चेन का है। आप देख लीजिए कि दुनिया की सक्सेसफुल कंपनी कौन है? वॉलमार्ट, अमेजॉन, ये सब सप्लाई चेन की सक्सेसेस हैं। अमेजॉन ऑनलाइन पे है, वॉलमार्ट का रिटेल है, मार्टर एंड ब्रिक्स का रिटेल है। ठीक है, सॉलिड फिजिकल स्पेस है जहाँ से आप जाके खरीदते हैं। वॉलमार्ट अब ऑनलाइन जा रहा है और अमेजॉन अब रिटेल पे जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें तो हम आपसे डिस्कस करेंगे पूरे
सप्लाई चेन के सब्जेक्ट के दौरान। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, चैलेंजिंग सब्जेक्ट, एंड दिस इज द एरा जिसके अंदर सप्लाई चेन के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस फोकस कर रही हैं, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये अरूसा कहाँ चल, आज मुझे समझ नहीं आ रही है कि भाई इतना लीस्ट, आज कोई मैच भी नहीं है, इंटरेस्ट क्यों है? कल की क्लास कितने बजे है तुम लोगों की? सर 5 to 7। 5 to 7। तो मैं कल का मैच तो तुम लोगों का डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट? ओके, तो आर यू गेटिंग दिस के सप्लाई चेन क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस बॉस। कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? और ये आप जो है ना वो सुमेर, आप पीएचडी कर रहे हैं ना? जी सर बिल्कुल। हाँ, तो Yes, अब boss. आप सोचिए कि पीएचडी इस पे क्यों नहीं कर रहे, सप्लाई चेन पे? यही तो सब्जेक्ट है। सर बिल्कुल, ये जब ऑपरेशन का जो मैं उठा रहा हूँ ना प्रोडक्शन में, इसमें तो सप्लाई चेन तो जरूर इंक्लूड होगी पूरी। तो ग्रीन सप्लाई हाँ, तो चेन का सप्लाई ये, चेन और पे मेरा आप एमबीए भी में फोकस यही रखिए था भाई। सर। इसमें सर एमबीए जो मैंने किया था ना प्रोजेक्ट, तो इसमें मेरी सप्लाई ग्रीन चेन, सप्लाई चेन का ही था जी। वेरी गुड वेरी गुड। आप देख लीजिए कि ये जो हमारा सी पैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या है? सप्लाई चेन है पूरा का पूरा। बिल्कुल सर। अगर पाकिस्तान में उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें इसको, तो आपके पास सप्लाई चेन का एडवांटेज हो जाएगा। आप चाइनीज कंपनीज के साथ मिल करके यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना सकते हैं, और सप्लाई चेन की जो टेक्निक्स हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको चाइनीज कंपनी के साथ मिल करके बहुत ज़्यादा बिजनेस करने का मौका मिलेगा, अगर आप सही तरीके से उसको यूटिलाइज करें। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सप्लाई चेन के अंदर कि 5 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि आपके सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, आपके बिजनेस के ऊपर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके समवॉट कंट्रोल में नहीं है, समहाउ कंट्रोल में नहीं है, जिसमें आपका सोशल फैक्टर्स आ गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, पॉलिटिकल फैक्टर आ गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ गया, कंपटीशन का फैक्टर आ गया। ये आपके इतने ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, उसको आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। इंटरनल फैक्टर्स जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स है, आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, आपकी फाइनेंस की स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ है, ये आप फिर भी बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप अपने इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल। तो इसलिए आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप देखेंगे ये जो जितना भी फूड का बिजनेस है, अब ये सारा ओरिएंट हो रहा है टुवर्ड्स होम डिलीवरी, और इतना ज़्यादा होम डिलीवरी होती है कि मैं जब वॉक के लिए निकलता हूँ शाम में, तो मैं अपने ही रोड्स पे वॉक कर लेता हूँ, तो मैं देख कम से कम नहीं तो 4-5 मुझे राइडर्स नज़र आते हैं पता पूछते हुए, वो किसी को फूड सप्लाई कर रहे होते हैं, फूड पांडा लिखा हुआ तो उसके। तो ये एक चेंज है, इसलिए कि पाकिस्तान में आप देखेंगे पहले जो है लोग घरों में खाना खाते थे और बाहर जाकर के होटल में खाने को बहुत बुरा समझा जाता था। When I was a kid, उस जमाने में बाहर होटल्स में जाके खाने का फैशन नहीं था। कोई भी मेहमान आते थे, लोग आते थे, तो सारा खाना हमारी अम्मी बनाती थी, रोटियां भी अम्मी बनाती थी, बाहर से कोई चीज़ लेकर आना बहुत बुरा समझा जाता था। फिर उसके बाद दूसरा एरा आया जिसके अंदर आपने देखा कि रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाकर डाइन आउट करना बड़ा कॉमन हो गया। लोग जाकर के डाइन आउट करते हैं, हैंग आउट करते हैं, आप ये जो यंग क्राउड आप लोग बोलते हैं, टीनेजर्स। और उसके बाद फिर अब इतना ज़्यादा आप हर एक कन्वीनियंस जब दें तो आपको और कन्वीनियंस चाहिए होती है। अब आपने कहा मैं वो खाना भी खाऊंगा, वो पिज़्ज़ा भी खाऊंगा, लेकिन घर पे खाऊंगा मैच देखते हुए, तो आपको होम डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड की गई। ये जितने भी ये बाइकिया, फूड पांडा और दूसरे जितने भी गाड़ियों की फ्लीट हैं जो कि आपको जिस पे आप ट्रैवल करते हैं, करीम और उबर, ये सब क्या है? ये सप्लाई चेन है। ठीक है, इस सप्लाई चेन की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर ये एसेट्स अपने यूज नहीं कर रहे,
ये दूसरों के एसेट्स यूज कर रहे हैं, गाड़ियां दूसरों की है, बाइक दूसरों की है। इसी तरीके से यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में एयरबीएनबी है। एयरबीएनबी क्या कर रहा है कि वो आपके पास अगर आपके घर में कोई एक कमरा, दो कमरा एक्स्ट्रा है या पूरा घर आपके पास एक अलग से है, तो आप उसको रेंट पे दे सकते हैं। जिस तरह से लोग होटल्स रेंट पे लेते हैं, इसी तरीके से घर के कमरे रेंट पे ले लेते हैं। आ करके अगर फर्ज कीजिए किसी ने कराची घूमना है, कराची विजिट करना है, तो वो क्या करता है कि 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए एक कमरा ले लेगा एयरबीएनबी का और फिर वो उसका रेंट पे कर देगा। कुछ पोर्शन एयरबीएनबी ले जाता है, कुछ पोर्शन जो उसका ओनर है वो ले जाता है। इस तरीके से एयरबीएनबी के पास लाखों कमरों की फैसिलिटी मौजूद है, मगर उन कमरों में से कोई सा भी वो ओन नहीं करते। तो ये बड़े फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से। तो ये मेजर एक्सटर्नल फोर्सेस अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट एराज में डेवलप्ड कैसे हुआ। पहले वो फ्रेगमेंटेड था, फिर कंसोलिडेट हो गया, अब स्ट्रीमलाइन हो गया। वी विल सी के इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन कैसे बना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती। फिर सप्लाई चेन में सर्टेन फ्लोज होते हैं, प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के, कैश के, तो हम देखेंगे इंफॉर्मेशन का, तो उनके सप्लाई चेन के फ्लोज क्या क्या है। फिर सप्लाई चेन के अंदर मेजर इश्यूज क्या है। देखिए, जब कोई चीज किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन स्ट्रीम एक्टिविटी बन जाती है, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एरिया। तो जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एरिया होता है, उसके इश्यूज भी उसी तरीके से होते हैं। अगर आप सप्लाई चेन में जाकर के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सप्लाई चेन के इश्यूज भी बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल के होते हैं, बहुत उसका इम्पैक्ट स्ट्रांग होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो हम देखेंगे कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजर को डील करने पड़ते हैं। कोई सवाल अभी तक या ऐसे ही चल रहा है? समझ नहीं आ रहा ना? सर बिल्कुल आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर। हो रहा है ना? हाँ, मैं चाह रहा हूँ तुम लोग सप्लाई चेन के चैंपियन बन जाओ, इसलिए कि अभी दुनिया में जितनी भी जॉब्स मिल रही हैं वो सप्लाई चेन की क्रिएट हो रही है। सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है सप्लाई चेन। अच्छा, यहाँ पे एक इन्होंने लीडिंग रिटेलर्स का डेटा दिया हुआ है, इससे क्या आप कोई कंक्लूजन कर सकते हैं? इसको देख करके आपको कोई आइडिया हो सकता है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, ये 2000 का डेटा है, 2010 का डेटा है और 2014 का डेटा है। 2000 में भी वॉलमार्ट पहले नंबर पे था, 10 में भी, और 2014 में भी वॉलमार्ट पहले नंबर पे था। क्रॉगर दूसरे नंबर पे था, अभी दूसरे नंबर। होम डिपो तीसरे नंबर पे था, 10 साल बाद 5वें नंबर पे आया, और 4 साल और गुजरे तो वो चौथे नंबर पे चला गया। अच्छा, सीएस कंपनी, सीएस रोबक, जो आपको पता है कि ये 10 नंबर में, ये कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे, राइट। और ये 2010 में, 2010 में 10वें नंबर पे आए और 2014 में टॉप 10 की रैंकिंग से निकल गए। के मार्ट वॉज 5th इन 2000 और 2010 में और 2014 में वो लिस्ट से ही बाहर निकल गए। अल्बर्टसन्स वॉज 6th, वो लिस्ट से ही बाहर निकल गए। और फिर टारगेट 7वें नंबर पे था, वो तीसरे नंबर पे चला गया, फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे आ गया। जेसी पेनी 8 नंबर पे था 2000 में, आप देखेंगे 2010 में और 2014 में वो टॉप 10 की लिस्ट से ही निकल गया। कॉस्टको वॉज 9th, वो आप देखेंगे तरक्की करता करता 6th पोजीशन पे पहुंचा, फिर 3rd पोजीशन पे चला गया। सेफवे वॉज 10th इन 2010 में वो किसी मार्किंग में टॉप 10 से निकल गया, लेकिन 2014 में फिर वापस अपने टॉप 10 में आ गया। और 2014 में आप देखेंगे अमेजॉन आ गया। अमेजॉन आपको 2000 में नजर नहीं आ रहा, ठीक है, आपको लोज नजर आ गया, 2000 में लोज नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। सीवीएस केयर मार्क आ गया, जो कि आपको 2000 में नजर नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है कि दुनिया में रिटेल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है। इवन आपको अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, यू हैव टू वर्क हार्डर, अदरवाइज यू लूज योर पोजीशन टू योर कॉम्पिटिटर्स।
and it is just because कि उनकी supply chain efficiency is better than your supply chain efficiency. और अमेजोन को यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो सकता है आपको अमेजोन को देख के हैरत हो रही हो, अमेजोन ऑनलाइन कंपनी है और इसलिए कि अमेजोन अब आ रहा है रिटेल में, जिस तरह वॉलमार्ट जा रहा है ऑनलाइन, क्योंकि वॉलमार्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर महीने मैं खरीदता हूँ। फॉर एग्जांपल अमेरिका में रहता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं बार बार वॉलमार्ट के रिटेल आउटलेट पे क्यों जाता हूँ, क्योंकि पूरे शहर में वॉलमार्ट का एक रिटेल आउटलेट होता है आमतौर पर, 2 होते हैं अगर बड़ा शहर है तो मुझे पता है मैंने क्या चीज़ें परचेज करनी है, तो मैं उसको अगर ऑर्डर कर दूँ घर पे डिलीवर कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब तो घर पे डिलीवर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, दैट इज़ रोबोट्स हैं। 2 तरह के रोबोट्स हैं, एक रोबोट तो वो भी है जो छोटी कार की शक्ल में, वो आपको अभी यूके में इंट्रोड्यूस हुए, उसमें वो रख देते हैं चीज़ें, वो आपको घर पे लाके डिलीवर कर देता है। ड्राइवर लेस छोटे से कार्स हैं। और दूसरा जो आपकी वो टेक्नोलॉजी है जिससे पिक्चर बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, ड्रोन। हाँ ड्रोन्स। तो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, दुबई बॉम्बे में अमेरिका में ड्रोन से पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हैं और हेल्थ सर्विसेज भी डिलीवर कर रहे हैं। आप याद दिलाइएगा तो मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि ड्रोन्स को हेल्थ सर्विस के लिए वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे डिलीवरी के पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं और कस्टमर को सर्व करने का स्टाइल भी चेंज हो रहा है और हर कोई ना कोई नई चीज़ लेकर के आ रहा है ताकि वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन अपनी बेहतर कर सके। और आप कॉम्पिटिशन इतना स्टिफ है, जैसे मैंने आपको बताया जब सेंचुरी शुरू हुआ था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उस ज़माने में सिर्फ एक फोर्ड कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जब अब जो है हर किसी भी एरिया में चले जाएं तो बहुत स्टिफ कंपटीशन है इन मोस्ट ऑफ द एरियाज, और इस वजह से आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करना या एनहांस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ एरियाज हैं जैसे इंटेल है या एप्पल है, ये इन लोगों ने अपने फिर भी ब्रांड की वजह से डिफरेंशिएट करके अपना एक पोजीशन मेंटेन की हुई है, जिसकी वजह से उनको प्रीमियम ब्रांड्स को एक स्पेशल पोजीशन हासिल है। लेकिन जब सप्लाई चेन के कंपटीशन की बात आती है तो आप देख लीजिए पोजीशन वेरी करती रहती है। और जो आप एप्पल भी अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, उसकी वजह ये है दे हैव ए ब्यूटीफुल सप्लाई चेन एंड कॉम्प्लिकेटेड सप्लाई चेन, क्योंकि एप्पल भी डिजाइनर है और मार्केटियर है, बस बाकी सारी चीज़ें वो अपने उसके सप्लायर्स बनाते हैं, कोई और कंपनीज हैं जो उसे असेंबल करते हैं और ये उसे मार्केट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सबको दे देते हैं और फिर उसके बाद वो जो असेंबल होकर आ जाता है उसे वो मार्केट करते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि जो टेस्ला है, टेस्ला जो है एलॉन मस्क लेकर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी से आप रूल्स ऑफ द गेम चेंज करते हैं और अपने एडवांटेज में उसको लेकर आ जाते हैं, जैसे अमेजोन ने किया। अमेजोन ऑनलाइन आया था, पहले ऑनलाइन सीडीज बेचते थे, बुक्स बेचते थे, और अब ऑनलाइन दे सेल ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसी तरीके से ये टेस्ला का जो एलॉन मस्क है, उसने कहा कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ डिस्ट्रप्शन करनी पड़ेगी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आना पड़ेगा जिसको ये एग्जिस्टिंग प्लेयर कॉम्पीट नहीं कर सके, वरना तो ये खा जाएंगे नए प्लेयर को, जगह ही नहीं है, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो इलेक्ट्रिक कार लेकर के आए। जब आप देखेंगे जो अब चल रहा है सप्लाई चेन में कॉन्सेप्ट, क्या एलॉन मस्क के पास पैसे की कमी है? वो ऑटोमोटिव फैक्ट्री लगा नहीं सकता था, लेकिन उसने ऑटोमोटिव फैक्ट्री लगाई नहीं, बल्कि उसने किया कि प्लांट के ऊपर $3.5 बिलियन इन्वेस्ट किया है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के ऊपर, और वो प्लांट इनके लिए बनाएगा टेस्ला कार। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं सप्लाई चेन की, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड लार्जर लेवल पे। लेकिन you need to think out of box।
आप भी हो सकते हो वैसे सप्लाई चेन डिजाइन कर सकते हैं, चेन कर सकते हैं। ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास अगर कोई ऐसा हो जिसको कोई दूसरा कॉपी ना कर सके, जिसे आप रिटेन कर सके, सस्टेन कर सके। ये है 5 फोर्सेस। मैंने आपको बता दिया है कि 5 फोर्सेस जो है, सबसे पहली जो 5 फोर्सेस है वो है एम्पावर्ड कंज्यूमर। आज का कंज्यूमर एम्पावर्ड है। इस तरह से एम्पावर्ड है इसलिए कि इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपने मोबाइल खरीदना हो, आप जाकर के गूगल के ऊपर सारे मोबाइल्स को देख लेते हैं, उसकी और उसकी प्राइस क्या है, और अब जाकर के जब आप मार्केट में खरीदने जाते हैं उसको भी पता है कि ये सारी नॉलेज लेकर गया है, तो आपको वो प्राइस बताता है, इसके ऊपर आप उसे परचेज करें। वो आपको बेवकूफ टाइम नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज नहीं है, कोई उन्होंने चीज डिजाइन नहीं की थी। लेकिन अब अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस। तो आज का कंज्यूमर बहुत एम्पावर्ड है। दूसरी चीज जो आ गई है दैट इज टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी किस तरह से आ गई है। ईमेल आ गया, व्हाट्सएप, फिर टेक्नोलॉजी में कैपेसिटी आ गई, और सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर का शायद नेट बंद हो गया। सर को है ना वीडियो अपनी बंद करनी पड़ेगी, फिर क्लियर आ जाएगी।
हेलो, मैं कितनी देर के मैं आउट तो नहीं हुआ था? यू आर लिसनिंग टू मी? जी सर, आपका नेट बंद हो गया था। अभी आपने ज्वाइन किया है फिर? कितनी देर के लिए बंद हुआ था? सर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स। नहीं भाई, जी सर। तो मुझे फोन कर दिया करो। वजह उसकी ये है कि मेरा फोन जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो यार ठीक मैं है इतने सर। इतने इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं तुम लोगों को, किसी ने सुनी नहीं। नहीं ये सर, ये, आपका नेट ही नहीं आ रहा था। ये स्लाइड आप लोगों ने देखी है आपने? ये स्लाइड नजर सर आई अभी थी? शो नहीं हो रही। ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं अभी? नो सर। स्लाइड नजर नहीं आ रही आप लोगों को? नो सर। ओह माय गॉड, और कोई बता भी नहीं रहा, तुम लोग भी कह रहे हो, चलो यार चाय पी दें, छोड़ो सब जो है नहीं क्या सर, करना पता है। हम समझे आपको पता होगा। नहीं, मुझे इसलिए नहीं पता चलता, जब मेरे सामने स्लाइड हो तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। अंडरस्टैंड? जी सर। तो सर अब आइंदा शो कभी हो। ऐसी सिचुएशन आए तो आप मुझे बताएं कि फोन कर दें इसके ऊपर। श्योर सर, व्हाट्सएप भी श्योर। करेंगे तो मुझे फायदा नहीं होगा, फोन कर दें, किसी का फोन आ रहा होगा क्लास के किसी बच्चे का, तो मैं समझ जाऊंगा कोई प्रॉब्लम हुई है। श्योर ये सर। स्लाइड आप लोगों ने देखी थी? यस सर। और इसमें से कुछ चीजें मैंने बताई थी, एम्पावर्ड कंज्यूमर के बारे में कुछ बताया था? सर 2 पॉइंट बताइए। टेक्नोलॉजी। यस सर, जी। टेक्नोलॉजी तक सर पहुंचे थे। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर, और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे स्टार्ट ओके करते सर। हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर। ओके सर।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। नासिर साहब, आप कहाँ थे? सॉरी सर, मैं बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया, रियली वेरी सॉरी। अभी मैंने मैसेज देखा, वो भी ईमेल नासिर में। साहब, जी जी, फरमाइए सर। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, आजकल टेंशन इतनी लोगों को, लोग वो हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, असल में सप्लाई चेन का आज मेरे हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर इसलिए है कि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके अंदर इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं कि वाई दिस सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई यू शुड स्टडी दिस सब्जेक्ट, और फ्यूचर जो है वो सप्लाई चेन का आ रहा है तो उसकी वजह क्या है कि वाई फ्यूचर इज ऑफ सप्लाई चेन। ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो यू अंडरस्टैंड, बुक के बारे में ये है कि बुक ज़ुहैर क्लास में जो है ना, आप बता दीजिएगा क्लास बुक का नाम व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप करते क्या है नासिर साहब? थैंक यू ज़ुहैर। जी सर, मैं अबू धाबी में हूँ और मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग में काम करता हूँ, यानी कि एंड ऑफ सप्लाई चेन आप कह लो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी राइट राइट राइट, ओके ओके। वो अरबियन सी फ्रेड के नाम से आप ही हैं? जी जी जी, मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं, समझ गया, ओके गुड। चले, अच्छी बात है, आप तो हैं ही सप्लाई चेन के आदमी यार, तो आपके लिए तो समझने ज्यादा आसान नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह आप जैसे लोगों से तो हर दिन ही एक स्कूल डे होता है, हर दिन ही कुछ सीखने को मिलता है। जी जी बिल्कुल, और आप जैसे एक्सपीरियंस लोग भी हमें कुछ सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। रियली थैंक आई थैंक अप्रिशिएट कि थैंक क्लास में इतनी डाइवर्सिटी है। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग कि देखिए ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से मार्केट कंपटीशन को इम्पैक्ट किया है कि पहले जो है ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्रीज जो होती थी अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करती थी, और इस तरह के नारे लगते थे कि नेशनलाइजेशन के, या बी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदें, तो लोग जो है वो फॉरेन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हॉस्टाइल एटीट्यूड रखते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हॉस्टाइल एटीट्यूड कम होता चला जा रहा है और दुनिया में लोग ग्लोबल प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दुनिया में स्पेशलाइजेशन हो रही है। कोई मुल्क मोबाइल बहुत अच्छा बनाता है, कोई मुल्क जो है फैब्रिक्स बहुत अच्छे बनाता है, कोई मुल्क टेलीविज़न बहुत अच्छे बनाता है। तो इसलिए पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन चल रही है और लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का खरीद रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त सर्वाइवल भी बड़ी कंपनीज के इसी में है कि वो ग्लोबल स्केल पे जाए। अगर जनरल इलेक्ट्रिक ग्लोबल स्केल पे काम नहीं करे तो जनरल इलेक्ट्रिक सर्वाइव नहीं कर सकता। पेप्सी और कोक जितने ह्यूज एडवर्टीजमेंट का बजट रखते हैं, वो उसी सूरत में उस बजट को जस्टिफाई कर सकते हैं जब वो ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के आए। और ग्लोबल लेवल पे आपको बड़े मार्केट मिल जाता है, बड़ा रेवेन्यू मिल जाता है, बड़े प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है। देन आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी स्पेंडिंग करने में आसानी होती है और मार्केटिंग रिसर्च में भी आसानी होती है। जितने भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो कि फार्मास्यूटिकल की हैं, ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं, जैसे जैसे जीएसके है, एलाई लिली है, ये सब ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। मोबाइल में भी आप देखें एप्पल, सैमसंग और इवन चाइनीज मोबाइल्स, ये सब ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल्स जो आते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 1 साल, बहुत ज़्यादा तो 2 साल होती है। तो 2 साल के अंदर उन्होंने इतने मोबाइल्स को सेल करना होता है कि उनकी रिसर्च या डेवलपमेंट की कॉस्ट भी कवर हो, डिज़ाइन की कॉस्ट भी कवर हो, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कवर हो, ऑपरेशंस की कॉस्ट भी कवर हो, मार्केटिंग की कॉस्ट भी कवर हो और उसे फिर प्रॉफिट मिले। अगर आपको अपने मोबाइल से विद इन 6-7 मंथ्स या 8 मंथ्स प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती है तो ये बहुत मुश्किल है कि आगे जा कर के उससे प्रॉफिट मिले। तो प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाता है या एवरेज रहता है। तो ग्लोबलाइजेशन के लेवल पे जब आप काम करते हैं तो आपको क्योंकि पूरी दुनिया के मार्केट का एक्सेस हो जाता है, तो इसलिए आपके लिए ब्रेक इवन करना या उससे ऊपर जाना आसान हो जाता है। और आजकल चैलेंज ये है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है। अगर आपको फैशन लेकर के आते हैं, फैशन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए होता है। अगर उन 3 महीनों में आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है देन यू कैन नॉट रिकवर योर मनी। ग्लोबलाइजेशन के बावजूद भी ये चैलेंज मौजूद है। फिर उसके बाद जो चीज़ हो रही है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कंसोलिडेशन। ऑर्गेनाइजेशंस
मिल करके जाइंट ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं। जैसे कि आपने फार्मास्यूटिकल में देखा, दुनिया का एक बहुत बड़ा जो मर्जर दुनिया ने देखा वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मर्जर था। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, बीचएम और भी कई कंपनीज थी जो मिल करके कंसोलिडेट होकर के जीएसके बन गए। वो इसलिए ज़रूरी है कि देखिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो सरवाइव करती हैं न्यू मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि न्यू मेडिसिन जब वो कोई ब्रेक थ्रू मेडिसिन लेकर के आते हैं, कोई मेडिसिन इन्वेंट करते हैं, तो उनको पेटेंट प्रोटेक्शन मिल जाता है अप टू 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स तक वो उससे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट भी कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये ओपन हो जाता है, दुनिया में कोई भी उसे बना सकता है। तो एज ए रिजल्ट फिर उनकी जो उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाता है। तो कंटिन्यूसली उनको पाइपलाइन में नए प्रोडक्ट्स लेकर आना है। कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मिडिल ऑफ द स्टेज में ग्रोथ पे होते हैं, कुछ एंड पे ग्रोथ पे होते हैं, कुछ को उन्होंने स्टार्ट किया होता है। और न्यू मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करना दुनिया में इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पहले आप तजुर्बे करते हैं, फिर उसके बाद उसको आप प्रूव करते हैं कि जनाब ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए इफेक्टिव है। फिर उसको एफडीए का जो है वो अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल तो नहीं करता है, एफडीए ओके करता है कि ठीक है जनाब आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सारा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें ईयर्स लग जाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बहुत अच्छे उसमें बिलियंस में ना हो तो वो कम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मर्जर हुआ। एलाई लिली इस वक्त कई ब्रेक थ्रू मेडिसिन पे सर्वाइव कर रही है। उसमें एक जो सबसे बड़ी मेडिसिन है उनके पास वो इंसुलिन है। इंसुलिन पूरी दुनिया में डायबिटिक बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से दैट कंपनी इन गुड प्रॉफिटेबिलिटी। बट जब इंसुलिन का उनका ख़त्म हो जाएगा पेटेंट पीरियड, तो फिर उससे पहले उनको कोई नई चीज़ लेकर के आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल चैलेंज का हिस्सा है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस होती हैं। पहले तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस ऐसी होती थी कि वो लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे, लेकिन अब अंदाज़ा हुआ कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप इनएफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे होते हैं। और वो इनएफिशिएंसी की कॉस्ट कौन पे करता है? कंज्यूमर पे करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बजाय इसके अगर पाकिस्तान में लोग गाड़ी नहीं बना सकते या गाड़ी बनाएंगे तो बहुत ख़राब गाड़ी बनाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम इंटरनेशनल कंपनीज़ को पाकिस्तान में आने दें, वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे बनाएं, बेचें और कंज्यूमर्स ख़रीदेंगे। हमारे इंजीनियर्स सीखेंगे कि गाड़ी कैसे बनाई जाती है। फिर एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान में भी गाड़ी बननी शुरू हो जाएगी। जैसे प्रोटॉन मलेशिया की अपनी गाड़ी है, इंडिया की अपनी गाड़ियाँ बनना शुरू हो गई, तो पाकिस्तान में भी कुछ अरसे में कुछ लोग ऐसा ज़रूर आ जाएंगे जो अपनी लोकल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो ये एडवांटेज होता है जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं। जैसे पाकिस्तान में पिज़्ज़ा हट आया था, तो सिर्फ पिज़्ज़ा हट ही का पिज़्ज़ा मिलता था, लेकिन जब लोग सीख गए तो आज पूरे पाकिस्तान में कम से कम 10,000 दुकानें होंगी, 10,000 रिटेल होगा जहाँ से यू कैन परचेज पिज़्ज़ा। तो इससे तो पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो इसलिए जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करें तो इसका अल्टीमेटली आपकी कंट्री को एडवांटेज होता है। नई मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही कि वो डीरेगुलेट कर रहे हैं इकोनॉमी, यानी कोई भी आना चाहे आपकी इकोनॉमी में तो एफडीआई लेकर आना चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहता है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट्स अब उसे इनकरेज कर रही हैं। ये इसकी फिर डिटेल्स हैं, इनको आप लोग पढ़िएगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। आउटसोर्सिंग तो समझते हैं ना आप लोग? जी सर बिल्कुल। क्या होता है सर हम काम ही आउटसोर्सिंग का कर रहे हैं, एचआर का। उसके अंदर ये होता है कि जो भी फर्स्ट पार्टी होती है वो अपना जो सर्विस या प्रोडक्ट है उसको किसी और को, थर्ड पार्टी को या फोर्थ पार्टी को आउटसोर्स हो जाता है, वो क्यों उनके बिहाफ पे उनका प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करें। तो आउटसोर्सिंग बेवकूफ़ी नहीं है, मतलब आप पैसे खर्च कर रहे हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। तो व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस डू आउटसोर्सिंग? सर उसके अंदर ये है कि फैसिलिटी मैनेजमेंट और जो भी उसका पूरा ऑपरेशंस होते हैं उसकी कॉस्ट कंपनी को डायरेक्टली जो है स्टाफ की कॉस्ट होती है। स्टाफ को अगर वो ऑफिस में बिठा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, उसकी सारी पूरी कॉस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल उसको लाइफ इंश्योरेंस भी देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी है, उसको ईओबीआई भी देना है, उसको ग्रेजुएटी भी देनी है।
तो वो इस सारी कॉस्ट को अगर खुद बेयर करता है तो उसको ज्यादा पे करना पड़ता है। तो अगर वो उसको आउटसोर्स कर देगा तो उसके अंदर काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो वेंडर के साथ या सप्लायर के साथ वो बार्गेन कर करके उसकी कॉस्ट को वो कम कर देते हैं और उनको हेक्टिक भी नहीं होता ऑपरेशंस डायरेक्टली रन करना। तो वो थर्ड पार्टी वेरी की गुड। इशू होता है कि जो भी इशू आएगा वो थर्ड पार्टी ने खुद ही अपने एंड पे उसको रेक्टिफाई करना है। और थर्ड पार्टी चूंकि उस काम में एक्सपर्ट होती है तो उस कंपनी से ज़्यादा बेहतर वो काम कर सकती है, ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकती है और कम कॉस्ट में कर सकती है। तो इस वजह से आउटसोर्सिंग इस वक्त पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन गया है। तो आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस होते हैं बहुत सारे, बस ये कि आपको अपना वो वाला एरिया आउटसोर्स नहीं करना चाहिए जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले एरिया को आउटसोर्स कर देंगे तो फिर आपका जो कॉपीएबल हो जाएगा आइडिया, फिर दूसरे कॉम्पिटिटर्स आपको कॉपी कर। ठीक है। उसके अलावा ऑब्सोलेसेंस का रिस्क है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब नई प्रोडक्ट आती है तो पाकिस्तान में दुनिया में उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। मोबाइल की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, फैशन की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, नई गाड़ियों के मॉडल्स की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। तो इसलिए आपको उसी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इतने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं कि वो आप प्रॉफिटेबल हो जाए। डुप्लीकेबिलिटी है। डुप्लीकेबिलिटी क्या है कि जैसे ही कोई एप्पल नया मोबाइल लेकर के आता है, सैमसंग उसे कॉपी कर लेता है, और जैसे ही सैमसंग कॉपी करता है उसके कुछ अर्से के बाद वही फीचर्स चाइनीज मोबाइल्स लेकर के आते हैं। तो 1 लाख रुपए का अगर आपको एप्पल मिल रहा होता है तो 30-40 हज़ार रुपए का आपको सैमसंग मिल जाता है, और फिर 20-25 हज़ार रुपए का वो आपको चाइनीज मिल जाता है। फ़ौरन वो चीज़ डुप्लीकेट हो जाती है। तो अब इसलिए जो एप्पल की पॉलिसी है वो है इनोवेशन। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी इनोवेट करके नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, नए फीचर्स के साथ लाते हैं। तो इसलिए उनका जो एक स्ट्रॉन्ग लॉयल कस्टमर बेस है वो उन प्रोडक्ट्स के साथ कंफर्टेबल है, उसे यूज़ करता है। और सैमसंग की पॉलिसी क्या है? फॉलो द लीडर। जो एप्पल कर रहा है उसी जैसा मोबाइल, उसी जैसे फीचर्स कम प्राइस में मार्केट में एज क्विकली एज पॉसिबल लेकर के आ जाए। और चाइनीज़ क्या कर रहा है कि स्टैंडर्ड फीचर्स को जिसकी कस्टमर की ज़रूरत है उसको डुप्लीकेट करके मोबाइल की सूरत में मार्केट्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मोबाइल सेल हो रहे हैं वो चाइनीज़ सेल हो रहे हैं। और जो नोकिया नंबर 1 था, अब नोकिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, हालांकि उसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है, बट स्टिल माइक्रोसॉफ्ट इज स्ट्रगलिंग विद दैट ब्रांड। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी की वजह से एक तो सबसे बड़ा जो इशू आ गया है कि नाउ यू आर कनेक्टेड 24/7। तो जॉब्स में भी आप 24/7 कनेक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी है, अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं, तो जिस वक्त आपके वर्किंग आवर्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे होते हैं वहाँ पे वर्किंग आवर्स शुरू हो रहे होते हैं। तो कभी कभी आपको बहुत ऑड आवर्स में मीटिंग्स करनी होती है। अब ये नॉर्मल बनता चला जा रहा है, इसलिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम वगैरह की अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी दी जा रही है ताकि लोग इस तरह के प्रेशर्स को हैंडल कर सकें। फिर सोशल नेटवर्क की वजह से लोग नॉलेजेबल हो रहे हैं, जॉब्स के सिलसिले में फ़ायदा हो रहा है, और अपने प्रोफेशन की वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो सोशल नेटवर्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है आपके बिजनेस में। फिर दुनिया का जो नॉलेज पूल है वो शेयर हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशंस जो है नॉलेज क्रिएशन कर रही हैं और नॉलेज मैनेजमेंट कर रही हैं। पहले ये होता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज क्रिएट करती थी, उसे यूज़ करती थी, लेकिन उसको कहीं पे स्टोर नहीं करते थे, तो वो नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज स्टोर हो जाता था, बहुत सारा नॉलेज ज़ाया हो जाता था। अब ऑर्गेनाइजेशंस के पास बाकायदा मेथड्स हैं जिससे वो नॉलेज क्रिएट करते हैं, नॉलेज को स्टोर करते हैं, नॉलेज को मैनेज करते हैं, और नॉलेज मैनेजमेंट उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इंटेल का नॉलेज मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, इनका नॉलेज मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अच्छा, फिर उसके अलावा जो चीज़ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल कंसोलिडेशन में बात की है कि ऑर्गेनाइजेशंस कंसोलिडेट हो गई हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो गई हैं। उससे क्या हो रहा है कि डिलीवरीज को शेड्यूल करना ज़्यादा आसान हो रहा है, और इसलिए कि आपके पास बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो अपने कस्टमर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ से सर्व कर सकते हैं। दे हैव ऑप्शंस। फिर एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने बताया, दैट इज़ रेनबो पैलेट्स। कि अब पहले ये ज़रा मुश्किल होता था, लेकिन अब रेनबो पैलेट्स भी ऑटोमेशन की वजह से मैनेज किया जा सकता है। ये जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं उसमें सारे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। जस्ट इमेजिन के पेप्सी का कोई होल सेलर है
और उसके होलसेल में उसके पेप्सी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, 250 मिलीलीटर में भी, कैंस में भी, बॉटल्स में भी, 1 लीटर में भी, 1.5 लीटर में भी, 2.5 लीटर में भी, और पेप्सी के और दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे शायद फांटा वगैरह भी नहीं गया किसका है। तो इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। फिर वाटर है इनका, फिर इनके जूसेस भी हैं, फिर लेस भी है। तो आप कोई छोटा रिटेलर है, वो अगर होलसेलर को ऑर्डर करता है तो कहता है कि भाई मुझे 12 बॉटल्स पानी के दे दो, 6 बॉटल्स मुझे 2.5 लीटर वाले, 2.5 लीटर्स वाले दे दो, 6 बॉटल्स जो है आप मुझे 1.5 लीटर वाले दे दो। तो इस तरह का ऑर्डर को कंसोलिडेट करके रिटेलर को भेजना एक डिफिकल्ट जॉब है, कंपेयर टू आप पूरा एक पैलेट उठाएं 2.5 लीटर्स का जिसके अंदर 24 कैंस हैं या 48 कैंस हैं, वो उठा करके दे दें, दैट इज़ मच ईजियर। इसके लिए आपको मैनेज करना पड़ता है, क्वांटिटी में मिस्टेक हो सकती है। ऐसे पैलेट को रेनबो पैलेट कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट आइटम्स डालने पड़ते हैं ताकि आप अपने रिटेलर की जो नीड है उसको पूरी कर सकें। लेकिन चूंकि अब रोबोटिक्स आ गया है और रोबोट्स ये सारा काम मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसलिए रेनबो पैलेट मैनेज करना अब कोई डिफिकल्ट काम है। वरना पहले वेयर हाउस के लिए रेनबो पैलेट्स को मैनेज करना एक कम्बरसम जॉब हो जाता था, और इसमें मिस्टेक होती थी, इसमें टाइम कंज्यूम होता था, इसमें ह्यूमन रिसोर्स कंज्यूम होती थी, तो रेनबो पैलेट्स की कॉस्ट ज़्यादा हुआ करती। अब वो चीज़ मैनेजेबल है और पॉसिबल है। जैसे आप ऑर्डर करते हैं, जाके अमेज़न पे ऑर्डर करते हैं, एक आइटम ये ऑर्डर कर दिया, दूसरा आइटम वो ऑर्डर कर दिया, तीसरा आइटम कुछ और ऑर्डर कर दिया, कोई बुक है, कोई सीडी है, कोई कपड़े हैं, कोई खिलौने हैं, आपने सब ऑर्डर कर दिया, वो सब आपको वेयर हाउस के डिफरेंट पोर्शन से निकाल करके आपको डिलीवर कर देते हैं टाइमली विदाउट एनी एरर। तो ये रेनबो पैलेट है, तो उनके लिए इसलिए आसान है कि उनका पूरा जो वेयर हाउस है वो ऑटोमेटेड है। आप मुझे याद दिलाइएगा तो मैं आपको ऑटोमेटेड वेयर हाउस की भी वीडियो दिखाऊंगा। फिर एडवांस शिपमेंट नोटिस आने लग गए। आप एडवांस शिपमेंट नोटिस क्या है कि देखिए, जब आप अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ वहाँ से उन्होंने शिप पे रख दी, अब वो कराची पोर्ट पे किसी दिन आ जाएगा। जब आ जाएगा तो आपका जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है वो बताएगा जनाब आपका माल पोर्ट पे आ गया है। अब आपको उसके लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होते हैं तो कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम हो। अब ये करते हैं कि एडवांस में वो बता देते हैं जनाब इस दिन आपको आपका प्रोडक्ट यहाँ से चल गया है, न्यूयॉर्क से जहाज़ पे रवाना हो गया है, और एक्सपेक्टेड है कि दिस विल अराइव कराची ऑन 28 नवंबर। और 28 नवंबर में जब वो शिपमेंट पहुंचता है तो पहले तो बाई मेल उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते थे, अब बाई ईमेल भेज सकते हैं, तो एडवांस शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपके पास, पहले से आ जाते हैं। बाद वक्त ये होता था कि आपका सामान आ गया, शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं आए अभी तक। तो अब ये चीज़ आसान हो गई है। ये तो आपके अरेबियन फॉर फ्रेड वाले बता सकते हैं कि इसकी वजह से कितनी आसानियाँ हो गई। कभी कोई गलत भी डॉक्यूमेंट आ जाए तो वो फ़ौरन आप उसको नोटिस भेज देते हैं, वो ईमेल पे आपको सही डॉक्यूमेंट भेज देता है। बहुत से बहुत एक दिन का फ़र्क हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। फिर श्रिंक रैप पैलेट्स, रैप्ड पैलेट्स, आप अगर एयरपोर्ट पे आपने ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे श्रिंक रैप की मशीन लगी होती है। वो आप अपने सूट केस को श्रिंक रैप करा लें तो क्या होता है कि वो प्लास्टिक उसके ऊपर रैप कर देते हैं और रैप टाइट फिट हो जाता है, तो उसको खोलना इतना आसान नहीं होता और वो आपका प्रोडक्ट महफूज हो जाता है, मॉइस्चर वगैरह से भी सेफ हो जाता है। तो आजकल श्रिंक रैप पैलेट्स आ रहे हैं। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि पॉइंट ऑफ सेल डेटा की वजह से बुल विप इफेक्ट मिटिगेट हो गया है, रिड्यूस हो गया है। पॉइंट ऑफ सेल डेटा क्या है? आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं रिटेल पे, स्कैनर के सामने वो स्कैन करता है, ऐसे उसकी प्राइस आ जाती है और आप पेमेंट करके निकल जाते हैं। आपके सामने तो उसकी प्राइस लिस्ट आती है, लेकिन उनके इन्वेंट्री में चला जाता है कि भाई ये आइटम हमने सेल कर दिया है। तो अगर वो अपने रिपोर्ट लेना चाहें तो उनको पता चल जाएगा कि सुबह इन आइटम की पोजीशन ये थी, शाम में अब ये पोजीशन ये है, तो वो इसी हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अब उनको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये डेटा चला जाता है कि ये जो मैं 200 रिटेलर्स को मैनेज कर रहा हूँ उनके पास अब प्रोडक्ट की पोजीशन ये है, और उन्होंने पहले से एक ऑटोमेटिक सेट किया हुआ है कि जब प्रोडक्ट की पोजीशन इतने नंबर पे रह जाए देन यू हैव टू रिफिल, तो वो रिफिल कर देते हैं। अच्छा, ये डेटा एक्सेस होता है मैन्युफैक्चरर के पास भी।
अब एक डिस्ट्रीब्यूटर 200 रिटेलर को कर रहा है, अगर आपके पास 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फॉर एग्जांपल, इसका मतलब 20,000 रिटेलर्स को आप मैनेज कर रहे हैं। तो 20,000 रिटेलर्स का डेटा अब डायरेक्ट पहुंच जाता है मैन्युफैक्चरर के पास। जब मैन्युफैक्चरर के पास वो डेटा पहुंच जाता है तो मैन्युफैक्चरर को आसानी होती है प्रोडक्शन करने में और अपने कस्टमर्स को, आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स को सर्व करने में। उनके वेंडर्स को आसानी होती है कि पता कर सके कि कितना रॉ मटेरियल हमने सप्लाई करना है। ये विजिबिलिटी की वजह से पॉसिबल है। रिटेलर अपना डेटा शेयर कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, वो अपना डेटा शेयर कर रहे हैं होलसेलर के साथ, वो अपना डेटा शेयर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर के साथ, मैन्युफैक्चरर अपना डेटा शेयर कर रहा है वेंडर्स के साथ, वेंडर अपना डेटा शेयर कर रहा है अपने वेंडर के साथ। ये मैं डायग्राम पे भी दिखा दूंगा, जो नए लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको थोड़ी समझने में डिफिकल्टी हो रही होगी। ये क्या है, मैं डायग्राम पे भी आपको समझा दूंगा। ये देखो इस तरह से करता भी आएगी डायग्राम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉल्स डिमांड का सिग्नल नहीं जाता मार्केट से। वरना क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक रिटेलर हूँ, मैं रोजाना 6 लाख सोप बेचता हूँ। एक दिन अचानक कोई साहब आते हैं 1200 लाख सोप लेके चले जाते हैं। आज मैंने 18 लाख सोप बेच दिए, तो 300% हो गई मेरी तो सेल। मैं देखता हूँ कि लक्ष्य, अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेज कर रहा हूँ बैठ के इन्वेंट्री के वेयर हाउस में। मैं देखा यार लक्ष्य की डिमांड बहुत बढ़ रही है। मैं क्या करता हूँ, वो डिमांड उससे भी ज़्यादा करके, कि मेरे पास 18 परचेज हुई है, मैं आगे उसको 36 लाख की डिमांड दे देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं लक्ष्य की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई, ये 6 लाख रोज बेचता है, आज 36 के ऑर्डर कर रहा है। वो आगे मैन्युफैक्चरर को 72 लाख का डिमांड कर देता है। मैन्युफैक्चरर देखता है कितना डिमांड हो बढ़ गई है इतनी ज़्यादा, वो क्या करता है, सप्लायर से कहता है कि भाई 150 लाख का रॉ मटेरियल भेज दो। एज ए रिजल्ट वो प्रोडक्शन कर देता है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके फिर वो रखता है। तो फिर जब रिटेलर को समझ आती है कि भाई ये वन टाइम इफेक्ट था, अब लोग नहीं खरीदते, तो अगले 3-4 हफ्ते नहीं खरीदता है ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके। होलसेलर के पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है, ओवर स्टॉक है, मैन्युफैक्चरर भी ओवर स्टॉक है, और सप्लायर भी ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद के बैठा हुआ है कि भाई लक्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो आई नीड टू मैनेज दैट। ये किस वजह से, ये इस वजह से है कि सारे लोग अपना डेटा आपस में शेयर नहीं कर रहे, और ये एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। वेंडर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल इसलिए कि इन तमाम के ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स अलग-अलग हैं, लेकिन ये सब मिलकर के एक ही पर्पस सर्व कर रहे हैं कि कस्टमर को सही प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, सही लक्ष्य प्रोवाइड किया जाए। तो इस वजह से ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं। तो जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं तो उनको डेटा शेयर करना चाहिए। अगर ये डेटा शेयर नहीं करते तो बुल विप इफेक्ट आता है। बुल विप इफेक्ट आपने देखा होगा, ये जो चाबुक मारते हैं बैल को, तो आप देखेंगे ये ऐसे करके बनता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। तो इस तरह से क्या होता है, डिमांड बढ़ती चली जाती है। रिटेलर थोड़ी डिमांड बढ़ाता है, उससे ज़्यादा डिमांड डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा देता है, उससे ज़्यादा डिमांड मैन्युफैक्चरर बढ़ा देता है। तो ये फॉल्स सिग्नलिंग होती है। फॉल्स सिग्नलिंग की वजह से क्या होता है, या आपके सप्लाई चेन में कभी ओवर स्टॉक हो जाता है प्रोडक्ट का, कभी अंडर स्टॉक हो जाता है। दोनों डिजायरेबल नहीं है। अगर ये अपने इंफॉर्मेशन शेयर करें, दे कैन कंट्रोल बुल विप इफेक्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोगों को मैं मार्क कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पार्टिसिपेट किया करें। जैसे अभी जुहैर ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। क्या पॉइंट बताया था जुहैर तुमने? सर किस बारे में? हाँ, अभी तुमने कोई पॉइंट बताया था ना जिसके ऊपर मैंने तुम्हें नंबर दिया है। सर आपने उसका पूछा था, आउटसोर्सिंग का। हाँ, आउटसोर्सिंग का, वेरी गुड। तो इसी तरह तुम लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। और इवन जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी हैं, तो उनके पास बुक तो है, टर्मिनोलॉजीज तो देख सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा गूगल कर लो या वहीं पे डेफिनेशन पढ़ लो, यू कैन पार्टिसिपेट। क्लास पार्टिसिपेशन के मैं ज़्यादा मार्क्स रखता हूँ हमेशा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? कुछ समझ में आया तुम लोगों को, या ऐसे जर्नल बातें थी ये? नहीं समझ में आया कुछ? सप्लाई चेन में इंटरेस्ट बना या नहीं बना? सर इंटरेस्ट पहले से था। अच्छा, पहले से था। मेरे लेक्चर का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं ये नहीं मैं कह रहा, ये नहीं कह रहा था, मैं हल्के से ये नहीं कह रहा।
नहीं नहीं, मेरी कोशिश होती है खासतौर पे इस तरह के सब्जेक्ट जो बड़े स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं, जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, जिसमें आप लोग माशाल्लाह यंग लड़के लड़कियां हैं तो आप लोग अच्छे करियर बना सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले उसकी इम्पोर्टेंस बताऊँ आप लोगों को, ताकि फिर आप लोग उसको कोशिश करें कि दिल लगा के पढ़ें। दिल लगा के नहीं पढ़ते ना, ये आजकल एक जर्नल प्रॉब्लम है। तो इसका मकसद यही होता है कि ज़रा आप लोग उसमें दिल लगाएं, थोड़ा सा